मनसुख हिरेन हत्याकांड में आज एनआईए के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल मनसुख हिरेन के कत्ल का आरोप सचिन वाजे पर लगा है और उसकी ही निशानदेही पर एनआईए की टीम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास मीठी नदी पहुंची। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में यह बात कबूल की है कि उसने मनसुख हिरेन के कत्ल से जुड़े कुछ अहम सबूतों को नष्ट करने के इरादे से उन्हें मीठी नदी में फेंका था। आज एनआईए की टीम के साथ आए गोताखोरों की टीम ने जब उन सबूतों की तलाश में नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो नदी में बिखरी वो तमाम चीजें एक के बाद एक उनके हाथ लगती चली गईं। मनसुख हिरेन हत्याकांड। एनआईए ने की जांच तेज। मीठी नदी में सर्च ऑपरेशन। दो बार हुआ सर्च ऑपरेशन। नदी से मिले अहम सुराग। मीठी नदी में गोताखोरों ने एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और इस सर्च ऑपरेशन के शुरू होने का मतलब है कि कुछ और चीजें इस मीठी नदी में फेंकी गई है जिससे खोजा जा रहा है इन गोताखोरों के द्वारा। देखिए, तमाम जो गोताखोर हैं वो जो है फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं मीठी नदी में। और इसके पहले करीब 1.5 घंटे तक जो ऑपरेशन चला था उस दौरान कुल 17 चीजें बरामद हुई हैं जो इस मीठी नदी में फेंकी गई थी सबूतों को नष्ट करने के लिए। अब दोबारा से ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। आप देखिए, तमाम जो गोताखोर हैं वो मीठी नदी में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे, चीजों को ढूंढने की कोशिश जो है वो गोताखोरों के द्वारा की जा रही है। मीठी नदी के पानी में उतरे गोताखोर और पानी में सुरागों को तलाशते उनके साथी। मुंबई की मीठी नदी पर एनआईए की ये कवायद मनसुख हिरेन के कातिलों और उनके कत्ल के पीछे का मकसद ढूंढने के लिए हो रही है। दरअसल जिस दिन से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुंबई एटीएस से मनसुख हिरेन हत्याकांड केस लिया है, बस उसी दिन से इस मामले के आरोपी सचिन वाजे की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ये 15 मिनट के बाद दूसरा मौका था जब एनआईए के साथ आए 11 गोताखोरों की टीम ने एक ब्रेक के बाद अपना सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया था और पहली ही बार की तरह थोड़ी ही देर में गोताखोर टीम को नदी से एक और हार्ड डिस्क की शक्ल में एक और सुराग बरामद हो गया। एनआईए का दूसरा सर्च ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। दरअसल एनआईए की टीम शाम के 3:15 बजे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मीठी नदी पर पहुंची। एनआईए की टीम के साथ वो शख्स भी मौजूद था जिस पर मनसुख हिरेन के कत्ल का आरोप लगा है, यानी सचिन वाजे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए टीम सचिन वाजे से पूछताछ करने के बाद ही मीठी नदी पर आई थी। दरअसल एनआईए को शक था कि वाजे और उसके साथियों ने मनसुख हिरेन की हत्या केस से जुड़े कुछ सबूत मीठी नदी में फेंके हैं और सचिन वाजे की ही निशानदेही पर मीठी नदी में मनसुख हिरेन के कत्ल से जुड़े सुरागों को ढूंढने के लिए पहला सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एनआईए की टीम का पहला सर्च ऑपरेशन भी 1.5 घंटे तक चला। सर्च के दौरान जो चीजें मिली हैं अब उसे एनआईए के अधिकारियों ने समेटना शुरू कर दिया है। आप देखिए, जो तमाम चीजें सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली, करीब 3 घंटे तक इसी मीठी नदी में जो है सर्च ऑपरेशन चला और सर्च ऑपरेशन 2 भागों में, पहला ऑपरेशन 1.5 घंटे तक और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन 1.5 घंटे तक, यानी कुल 3 घंटे के बाद करीब 20 चीजें जो है यहाँ से बरामद हुई हैं, जिसमें अहम कुछ चीजें हैं जैसे 2 सीपीयू हैं, 1 लैपटॉप है, कुछ हार्ड डिस्क है, डीवीआर है। ये तमाम जो चीजें हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो डीवीआर बरामद हुए हैं वो जो है सचिन वाजे की सोसाइटी के हैं।
एनआईए की टीम को अपने पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान मिठी नदी से 17 चीजें या फिर यूं कहें कि अहम सुराग मिले। एनआईए को मिठी नदी से अपने पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर MH20FP1539 की 2 नंबर प्लेट मिली, 2 सीपीयू, एक वाईफाई राउटर, एक प्रिंटर, 4 डीवीआर, एक लैपटॉप और 4 हार्ड डिस्क भी बरामद हुए। न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मिठी नदी से मिली एक डीवीआर आरोपी सचिन वाजे की सोसाइटी की है और एनआईए को शक है कि इस डीवीआर में सीसीटीवी की वो फुटेज मिल सकती है जिसमें वो संदिग्ध कार कैद है जिसमें विस्फोटक मिले थे। एनआईए को इस बात का भी शक है कि सचिन वाजे ने ये कार अपनी सोसाइटी में पार्क की थी, लिहाजा जैसे ही उस पर कानून का फंदा कसा तो उसने बचने के लिए ये डीवीआर मिठी नदी में फेंक दी। एनआईए को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी सबूत या सुराग मिठी नदी से मिले हैं उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। तमाम जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसे लेकर अब एनआईए की जो टीम है वो यहाँ से रवाना हो रही है। सबसे अहम चीज़ कि मनसुख हिरेन मामले को अपने हाथ में लेने के बाद एटीएस से जब मामला ट्रांसफर हुआ एनआईए को, उसके बाद से लगातार जो तेजी है जांच में वो देखने को एनआईए की तरफ से मिल रही है, क्योंकि सचिन वाजे का सीधा कनेक्शन मनसुख हिरेन से सामने आया था और उसी के बाद से वो सस्पेक्ट बने और उसमें इसके बाद एनआईए ने उनकी कस्टडी ली और कस्टडी के बाद अब जिस तरह से देखिए तमाम जो सामान बरामद हुए हैं उन्हें लेकर एनआईए की जो टीम है वो अब यहाँ से रवाना हो रही है। अब इन सबूतों को अहम चीज होगा कि फोरेंसिक भेजा जाएगा। फोरेंसिक के बाद जो डेटा है उसे रिट्रीव करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च को थाने में कलवा क्रीक पर मिला था। मनसुख हिरेन हत्याकांड में अभी तक की हुई जांच में शक की सुई सचिन वाजे की तरफ ही मुड़ रही है। एनआईए सूत्रों का कहना है कि इस हत्याकांड में सचिन वाजे के साथ और लोग भी शामिल थे जिनके चेहरे से अभी नकाब उठना बाकी है। और अब बात चीन की दादागिरी की। चीन पिछले लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। ताइवान को धमकाने और उसे जंग के लिए उकसाने के इरादे से चीन के जंगी जहाज उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन इस बार तो चीन ने सारी हदों को पार कर दिया। दरअसल उसकी वायुसेना के 2 नहीं बल्कि 20 लड़ाकू जहाज ताइवान को डराने के इरादे से उसके एयर स्पेस में दाखिल हुए। चीन की इस हरकत पर गुस्साए ताइवान ने भी चीन के लड़ाकू जहाजों को अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया था। गनीमत यह रही कि ताइवान ने ये मिसाइलें दागी नहीं, वरना दक्षिण एशिया के इस हिस्से में एक नई जंग शुरू हो गई होती। चीन के लड़ाकू जहाजों ने एक बार फिर आसमान में हदें पार की। चीन के परमाणु बॉम्बर्स ने एक बार फिर गुंडागर्दी दिखाने की जुर्रत की है। चीन ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिसने जंग के बादलों को मंडराने का मौका दिया है। ताइवान की जमीन पर विस्तारवाद के दांत गाड़ने की फिराक में बैठा चीन यूं तो आए दिन इस छोटे से मुल्क को डराने और धमकाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, और ताइवान को धमकी देने का चीन ने हवाई घुसपैठ का अपना नया तरीका बना लिया है। और हर गुजरते वक्त के साथ धौंस देने का यह सिलसिला और ज्यादा तेज और तीखा होने लगा है। लेकिन इस बार चीन ने शायद सबसे बड़े घुसपैठ को अंजाम दिया है। 1-2 नहीं बल्कि 20 फाइटर जेट भेजकर चीन ने दक्षिण चीन सागर में जंग के शोले भड़काने का इरादा जाहिर कर दिया। चीन की सबसे बड़ी हवाई साजिश, ताइवान पर चीन की गुंडागर्दी।
हद से पार हुए चीन के लड़ाकू जहाज, चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ, चीन की लाल सेना के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग के जहन में दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक छोटे से मुल्क ताइवान और उसकी बेबाक आजादी किरकिरी बनकर खटक रही है। दुनिया भर में अपनी हुकूमत का परचम लहराने पर आमादा शी जिनपिंग असल में इस वक्त ताइवान का वजूद ही मिटाने पर तुले हैं। तभी तो ताइवान को तहस नहस करने के इरादे से समंदर से हजारों मीटर ऊपर आसमान पर चीन के लड़ाकू जहाजों ने परवाज भरी और देखते ही देखते ताइवान की हवाई सीमा में गुंडई पर उतारू चीन के लड़ाकू विमान बड़ी हिमाकत करते हुए आसमान पर मटर गश्ती करते दिखाई दिए। एक वक्त ऐसा आया जब ताइवान के आसमान पर चीन के लड़ाकू विमान हदों से पार निकलते जा रहे थे और ताइवान की जमीन पर खतरे के अलार्म चीखने लगे थे। 8 परमाणु हथियार लेकर चलने में सक्षम चीन के बम वर्षक विमान, 4 लड़ाकू विमान और एक एंटी सबमरीन विमान ने ताइवान के दक्षिण पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया था। दक्षिण चीन सागर में ताइवान को डराने के लिए चीन की दक्षिणी हिस्से में ये अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। लगातार चीन के लड़ाकू विमान, चीन की जल सेना अग्रेशन दिखा रही है, ताइवान को भांपने की कोशिश कर रही है, उनको डराने की कोशिश कर रही है और ये भी देखना चाह रही है कि दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, खासतौर पे अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। तो ये लगातार प्रयत्न जारी है। चीन की एयरफोर्स की इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि चीन के 4 परमाणु बॉम्बर H-6K समेत 20 फाइटर जेट के घुसने से ताइवान की वायुसेना हरकत में आ गई और उसने तत्काल चीन के विमानों को मार गिराने के लिए किलर मिसाइलों को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, ताइवान के फाइटर जेट ने चीन के विमानों को चेतावनी भी दी। नतीजा ये हुआ कि ताइवान स्ट्रेट में तनाव के हालात बन गए। चीन और ताइवान के बीच समंदर है जिसे ताइवान स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ ताइवान ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली की सीमा तय कर रखी है जिसे मिडिल लाइन कहते हैं। शुक्रवार को चीन के लड़ाकू जहाजों ने मिडिल लाइन की सीमा को लांघ दिया और यह माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ताइवान अमेरिका का साथ देना बंद करे। लेकिन कमाल देखिए, चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसे अपनी कामयाबी बताया है। ताइवान के आसमान से चीन की ओर से की गई ये अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी, जिसमें 20 लड़ाकू विमान शामिल थे, जिनमें 4 परमाणु बॉम्बर H-6K, J-16 और J-10 लड़ाकू विमान और टोही विमान शामिल थे। यानी चीन के इस ऑपरेशन में 12 लड़ाकू विमान, 2 एंटी सबमरीन विमान और एक टोही विमान था। चीन की वायुसेना पिछले कुछ महीने से लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रही है, इस दावे के साथ कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन धमका के, डरा के, अगर कोशिश हो, अगर मुमकिन हो तो बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई शुरू किए ताइवान को के घुटने टिकवाना चाहता है, ताकि चीन का ये मानना है कि ताइवान उनका हिस्सा है और उसको वापस लिया जाना चाहिए। अगर शांतिपूर्वक हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो हर एक हथकंडा अपनाना चाहिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि चीन के कुछ विमान बाशी चैनल से होते हुए गुजरे। ये वो इलाका है जो फिलीपींस से उसे अलग करता है। असल में चीनी सेना अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की साजिश रच रही है और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए ही ऐसे अभ्यास कर रही है, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत आमतौर पर बाशी चैनल से होकर ही गुजरते हैं और चीन की इस हरकत के बाद ताइवान का साफ कहना है कि चीन के इस कदम से इलाके के हालात खराब हो गए हैं और यहाँ का अमन खतरे में पड़ गया है, क्योंकि परमाणु बॉम्बर्स समेत 20 विमानों का एक साथ आना अपने आप में बेहद चौंकाने वाली घटना है। जानकारों की माने तो चीन ऐसे बहाने की तलाश में ताकि वो ताइवान पर हमला कर सके, इसलिए पिछले 8 महीने में ताइवान की सीमा को चीन के लड़ाकू जहाजों ने
दूसरी बार लांघा है। जानकार ये भी मानते हैं कि चीन दुनिया को भी पैगाम देना चाहता है, लेकिन उसकी चाल उल्टी भी पड़ सकती है। वॉशिंगटन के न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक चीन से ज्यादा और बेहतर हथियार रखने वाला ताइवान आज अपनी जंग की रणनीति बदल चुका है। वो चीन से बराबरी बेशक न कर पाए, लेकिन ताइवान की मिलिट्री चीनी टुकड़ियों को नजदीक लाकर फिर मिसाइलों से उन पर हमला करने की अनोखी रणनीति अख्तियार कर सकती है। ताइवान के पास बेशुमार मिसाइलों का भंडार है। उसके जखीरे में स्टिंगर, चैपलर, पैट्रियट, तिएनशियन और तिएनकुंग जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन, टो और हेलफायर के अलावा एंटी शिप मिसाइल हार्पून और सियुंग फेंग मौजूद हैं। उधर चीन ताइवान पर कब्जे के लिए किस कदर तैयारी कर चुका है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसने अपना ब्रह्मास्त्र भी उतार दिया है। चीन ने ताइवान के पास ही अपना ताकतवर रॉकेट लॉन्चर PCL-191 तैनात किया, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि चीन ने इसे जिस जगह तैनात किया है वहां से ताइवान की दूरी महज 180 किलोमीटर है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए बेचैन है, तो अमेरिका ताइवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। अमेरिका चीन को लगातार ये संदेश दे रहा है कि ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना उसे महंगा पड़ सकता है। अमेरिका का इस वक्त जो प्रभाव था वो नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि अमेरिका अभी भी सबसे ताकतवर देश है माना जाता है, पर अमेरिका काफ़ी जंगों में फंसा हुआ है। इराक में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। अब 20 साल उनको अफगानिस्तान में हो गए और वो निकलने की फिराक में है। तो चीन का मानना ये है कि अमेरिका एक कहता है, पर करने की शायद उनकी व्यवस्था नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी भी अमेरिका शुरू करने वाला है और इसमें भारत का अहम रोल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के अरबों डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए एक ऐसे ही प्रोजेक्ट लाने की पहल की है, जिसमें ब्रिटेन तो पहले ही हामी भर चुका है, जबकि भारत के साथ बातचीत चल रही है। BRI का लक्ष्य जो चीन के लिए है वो दो हैं। एक तो ये है कि अपना एक्सपोर्ट कर सके और दूसरा कि अपने सिक्योरिटी नेवल बेसिस एस्टैब्लिश कर सके। तो अमेरिका के पास ना इंग्लैंड के पास, मैं अगर स्पष्ट कहूँ, और ना इंडिया के पास वो आर्थिक क्षमता है कि BRI के साथ compete कर सके। चीन भले ही ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो, लेकिन ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने अपने नौसैनिक भी सीमा पर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। ताइवान अगर चीन जैसे मुल्क से भिड़ने की तैयारी कर सकता है, तो इशारा साफ है कि दक्षिण चीन सागर पर जंग के बादल दिखने लगे हैं। और अब बात नॉर्थ पोल पर रूस की मौजूदगी की। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, दुनिया का वो हिस्सा जो बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ये दुनिया का वो इलाका है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, और नॉर्थ पोल पर दूर दूर तक इंसानी बस्ती का नामो निशान मौजूद नहीं है। लेकिन हाल ही में रूस ने यहां पर एक युद्ध अभ्यास किया, जिसे देख पूरी दुनिया दहशत में है। रूस के इस युद्ध अभ्यास के दौरान बर्फ पर बरसते बारूद को देखने के बाद अब दुनिया को लगता है कि अब रूस आर्कटिक के इस हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, और यह युद्ध अभ्यास उसकी तैयारी का एक ट्रेलर है। В районе ориентира 3. उत्तरी ध्रुव पर रूस का युद्धाभ्यास।
नॉर्थ पोल पर दिखाई रूस ने ताकत। नॉर्थ पोल पर शुरू हुआ नया संघर्ष। रूस का उनका 2021 युद्धाभ्यास। मीलों फैली बर्फ की चादर और दुनिया के इस हिस्से में बर्फ के नीचे से निकलती एक पनडुब्बी और फिर उस पनडुब्बी के डेक पर आकर अपने अधिकारी को सैल्यूट करता एक नौसैनिक अफसर। ये तो तस्वीर का एक पहलू है। अब इस दूसरी तस्वीर पर भी नजर डाल लीजिए। इस बर्फीले इलाके के ऊपर से गुजरते दो जंगी जहाज और इसके साथ ही हवा में ईंधन भरते जहाजों की ट्रेनिंग। अब अगली तस्वीर आपको चौंका सकती है, क्योंकि इस तस्वीर में आपको बर्फ की चादर से ढके इस इलाके में एक सैन्य अड्डा नजर आ रहा होगा। अब इस सैन्य अड्डे की हकीकत भी देख लीजिए। यहाँ आपको स्नो स्कूटर को स्टार्ट करता एक सैनिक दिखाई देता है और दूसरे ही शॉट में दो सैनिक भागते हुए आते हैं और उन पर सवार होकर अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान उनकी बंदूक का निशाना अपने टारगेट की तरफ है। इस पांचवी तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि अपने अधिकारी के फरमान के बाद वहां खड़ी सैनिक टुकड़ी के जवान अपनी स्कीज उठाकर निकल पड़ते हैं। आइए अब आपके सामने हम इन तस्वीरों का राज भी खोल देते हैं। ये दुनिया का उत्तरी छोर यानी नॉर्थ पोल है और ये तमाम जवान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिस्ट में शुमार होने वाले देश रूस के हैं। इस वक्त ये इस सुनसान बर्फीले इलाके में रूस की सेना के युद्धाभ्यास उनका 2021 में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक रूस की नौसेना ने आर्कटिक इलाके में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया और इस युद्धाभ्यास में उसकी नौसेना की 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां भी शामिल थीं। Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. रूस की सेना के मुताबिक उसके इस युद्धाभ्यास में विशेष उपकरणों और हथियारों से लैस 600 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में उसकी नौसेना की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ने बर्फ के नीचे टारपीडो फायरिंग का अभ्यास भी किया। और जैसे ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया तो वैसे ही पूरी दुनिया में इस बात के कयास लगने शुरू हो गए कि क्या रूस अब आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। तो अब रूस ने एक्सरसाइज किया है अपना कब्जा दिखाने के लिए कि हम आर्कटिक हमारा है, आर्कटिक में हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा कब्जा जो है वो आर्कटिक पे है सबसे ज्यादा। आर्कटिक क्षेत्र बर्फ से ढका एक महासागर है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इस आर्कटिक क्षेत्र और उत्तरी ध्रुव में किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आर्कटिक महासागर क्षेत्र के आसपास के 5 देश जिसमें कि नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका और रूस इसके 17,662 किलोमीटर भूभाग को अपना बनाने की बात कहते हैं। लेकिन इस इलाके में अभी तक किसी ने भी अपनी सेना की छावनी नहीं बनाई है। लेकिन हाल ही में रूस की मौजूदगी ने कई देशों के साथ साथ अमेरिका की भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में सबसे छोटा है और इसके एक बड़े हिस्से में पूरे साल बर्फ जमी रहती है।
कई किलोमीटर गहरी और मोटी बर्फ की परत जमी होने की वजह से आर्कटिक को दुनिया का सबसे खतरनाक महासागर भी कहा जाता है। इसके अलावा जानकारों के मुताबिक नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की बर्फ के नीचे अरबों बैरल कच्चे तेल के भंडार हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर भारी तादाद में नेचुरल गैस के भंडार होने के भी अनुमान हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक यहाँ दुनिया का 16 से 26% तेल और गैस का भंडार है। जाहिर सी बात है कि दुनिया के ऐसे इलाके में जहाँ इतनी बड़ी तादाद में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार होंगे, उस इलाके पर कब्जा करने की होड़ तो मचेगी ही। और इस रेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी है रूस। चूंकि रूस की सीमा का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक महासागर से सटा हुआ है और रूस में जार के साम्राज्य के दौर से ही आर्कटिक महासागर के आसपास के इलाकों पर रूस का कब्जा रहा है, लिहाजा अब जब से आर्कटिक में तेल और गैस के बड़े भंडारों की बात सामने आई है, तो रूस ने आर्कटिक महासागर के एक बड़े हिस्से पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। एक तो नेविगेशन हो सकता है, जैसे बर्फ पिघलने लगेगी वहाँ रूट बन जाएगा और आसियान, सिंगापुर, जापान, चाइना और भारत का जो व्यापार होता है यूरोप और अमेरिका के साथ, वो रशियन आर्कटिक रूट में गर्मी के समय में जाएगा जब बर्फ पिघल जाती है। आइस ब्रेकर उसके आगे होता है। और दूसरा, उनको पता चल गया है कि 25 या 20% दुनिया का गैस और तेल आर्कटिक पानी में है, आर्कटिक सी में है। नॉर्थ पोल रूस की सीमा से सटा हुआ है, लिहाजा रूस इस इलाके में अपनी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चाहता है। साल 2007 में रूस ने अपने 2 रोबोटिक सबमरीन को 14,000 फीट की गहराई पर भेजकर टाइटेनियम का बना अपना एक झंडा लगा दिया था, ताकि वो अपने इस इलाके में अपना हक जता सके। यही नहीं, कई जानकारियां ये भी कहती हैं कि पिछले कुछ सालों में रूस ने इस पूरे इलाके में अपने कई सारे सैन्य अड्डे बना लिए हैं। जानकारों का मानना है कि रूस आर्कटिक महासागर में तेल के लिए इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। आलम यह है कि रूस की सेना के इस सफल युद्धाभ्यास के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद अपनी सेना के नाम एक संदेश में उसे इस तरह के अभियान करते रहने का फरमान सुना दिया। Высокие боевые возможности отечественного вооружения, проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение крайнего севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации. दरअसल नॉर्थ पोल पर अपना हक जताने के इरादे से रूस अपने प्रोजेक्ट आइसबर्ग के तहत पिछले काफी लंबे वक्त से काम कर रहा है। प्रोजेक्ट आइसबर्ग के तहत हाई लेवल तकनीक से तैयार मशीनें आर्कटिक महासागर की गहराई में भेजी जाएंगी, जो खुद चलेंगी और तेल और गैस निकालेंगी। दरअसल दुनिया ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद से कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए रूस कई देशों को तेल और गैस सप्लाई करता है। लिहाजा रूस आर्कटिक में मिले इस खजाने को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता है। जो आर्कटिक में समुद्र के नीचे वो एक परमाणु पावर प्लांट लगा दे और उस जगह पे जाके रोबोटिक पनडुब्बियां, रोबोटिक सबमरीन्स भेजे तेल को देख ले, चेकिंग करने के लिए, ताकि उसके बाद वो तेल निकाल सकते हैं और उस जगह पे उनका कब्जा होगा कि किसी मिलिट्री जहाज आया या कुछ आया उसको नष्ट कर सकते हैं। रूस की सेना के युद्धाभ्यास के इस वीडियो को देखने के बाद विशेषज्ञों का दावा है कि सतह पर दिखाई दे रही पनडुब्बियां डेल्टा 6 क्लास की हैं। इन्हें प्रोजेक्ट 667 BDRM डॉल्फिन्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इस युद्धाभ्यास में शामिल तीसरी पनडुब्बी बोरी क्लास की किन्याज व्लादिमीर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी थी। ये अपने क्लास की अकेली पनडुब्बी है जो इस वक्त रूसी नौसेना में कमीशन्ड है। बोरी क्लास की पनडुब्बियां रूस की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में से एक है। रूस की डेल्टा 6 और बोरी क्लास की परमाणु पनडुब्बियां बेहद ही खतरनाक मानी जाती हैं। ये दोनों पनडुब्बियां 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 16 RSM-56 बुलावा मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइल इतनी घातक है कि इतनी दूरी तय करने के बावजूद 120 से 350 मीटर की एक्यूरेसी से अपने टारगेट को भेद सकती हैं।
इसके अलावा ये पनडुब्बियां 6 से 10 MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स से भी लैस की जा सकती हैं, जिन पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाए जा सकते हैं। यानी नॉर्थ पोल पर रूस का ये युद्धाभ्यास दुनिया के बाकी देशों का सरदर्द बढ़ा सकता है। आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है?